नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस आर कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, आपका स्वागत करता हूं। आप आधुनिक काल में हम फर्स्ट पेपर में आधुनिक काव्य पढ़ रहे थे। आज मैं आपको जो सेकंड पेपर है निबंध वाला, उसमें से एक बहुत ही सुंदर आकर्षक एक निबंध की चर्चा करना चाहूँगा। ये निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। इन्होंने निबंध की ललित कला है, निबंध लिखने की जो ललित कला है उससे जो है परिचय कराया है। और निबंध को जानने से पहले, निबंध को समझने से पहले हम इनके विद्यानिवास मिश्र के जीवन परिचय और कृतियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, विद्यानिवास मिश्र 28 जनवरी 1926 को जन्म लेते हैं। संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं। हिंदी साहित्यकार और सफल संपादक रहे हैं, यानी इन्होंने नवभारत टाइम्स का संपादन भी किया है। उन्हें सन 1999 में भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ललित निबंध परंपरा में ये आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय के साथ मिलकर एक त्रयी रचते हैं, यानी तीन, हजार प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र की एक तिकड़ी है, त्रयी है। पंडित हजार प्रसाद द्विवेदी के बाद अगर कोई हिंदी साहित्यकार ललित निबंधों को वांछित ऊंचाइयों पर ले गया तो हिंदी जगत में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का ही नाम लिया जाता है, इन्हीं का जिक्र किया जाता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था। वाराणसी और गोरखपुर में शिक्षा प्राप्त करने वाले श्री मिश्र ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से वर्ष 1960-61 में पाणिनि की व्याकरण पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। प्रोफेसर मिश्र जी हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे। आपकी विद्वता से हिंदी जगत का कोना कोना परिचित है। इन्होंने अमेरिका के वर्कले विश्वविद्यालय में भी शोध कार्य किया तथा वर्ष 1967-68 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अध्येता रहे हैं। मध्य प्रदेश में सूचना विभाग में कुछ समय कार्यरत रहने के बाद वे अध्यापन के क्षेत्र में आ गए हैं। वे 1968 से 1977 तक वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। कुछ वर्ष बाद वे इसी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उनकी उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला है, लेकिन वे हमेशा अपनी कोमल भावाभिव्यक्ति के कारण सराहे गए हैं। उनके ललित निबंधों की महक साहित्य जगत में सदैव बनी रहेगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय से पाणिनि व्याकरण की विश्लेषण पद्धति पर आपको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। लगभग 10 वर्षों तक हिंदी साहित्य सम्मेलन, रेडियो विंध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में नौकरी करने के बाद आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए हैं। कुछ समय के लिए आज आप अमेरिका गए, वहाँ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य और तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अध्ययन किया और वाशिंगटन विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का अध्यापन किया है। आपने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान और आधुनिक भाषा विज्ञान के आचार्य एवं अध्यक्ष पद पर कार्य किया है। राष्ट्र ने आपकी साहित्यिक सफलताओं को तहरीर देते हुए सांसद नियुक्त किया। साथ ही देश की उन सफलताओं और त्याग तथा ईमानदारी के लिए पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। वर्तमान में प्रोफेसर मिश्र भारतीय ज्ञानपीठ के न्यासी बोर्ड के सदस्य थे और मूर्ति देवी पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष सहित ज्ञानपीठ के न्यासी बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र स्वयं को ब्रह्मानंद कहते थे और छद्म नाम से आपने अधिक लिखा है। आप हिंदी के एक प्रतिष्ठित आलोचक एवं ललित निबंधकार हैं। साहित्य की इन दोनों ही विधाओं में आपका कोई विकल्प नहीं है। निबंध के क्षेत्र में मिश्र जी का योगदान सदैव क्षणाक्षणों में
अंकित किया जाएगा। इनका ये तो इनका परिचय हुआ। अब देखिए इनका निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ललित निबंध है। निबंध का सार और समीक्षा देखिए। विद्यानिवास मिश्र इस मेरे राम का मुकुट भीग रहा में लिखते हैं कि महीनों से बेहद मन बहुत उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं है। कुछ तबीयत का ढीलापन है, कुछ आसपास के तनाव है, कुछ उनसे टूटने का डर है, खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी का है। जिस काम में लगाकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। इससे इन पंक्तियों से ये जो है शुरू होता है निबंध। यानी लेखक जो है बड़े मन से, संवेदनाओं से, गहराई से पाठक को जोड़ता है। और केवल इतनी सी बात आगे जो लिखते हैं कि मेरे एक मित्र हैं, उनकी जो पुत्री है वो मेहमान बन करके आई है और इनका एक पुत्र है जो कविताएं भी लिखता है। दोनों जो है किसी संगीत कार्यक्रम में चले जाते हैं। जब पूछने आए थे तब इन्होंने थोड़ा मन उदास था इसलिए मना करने की सोची भी, लेकिन बच्चों का मन देख करके मना नहीं कर पाए और वो चले जाते हैं। रात के 12 बजने हैं और बच्चे अभी तक नहीं लौटे। तो बड़ी इनको चिंता होती है। मन ही मन जो है चिंता सताती है कि पता नहीं क्या हो, रात को लौटते वक्त कुछ अप्रिय घटना नहीं घट जाए। ये सोचते रहते हैं। सोचते सोचते इनको लगता है कि जैसे आज जो मुझे पीड़ा हो रही है वो पीड़ा मेरी दादी नानी को भी हुई होगी जब मैं विदेश था। और विदेश से जब मैं लौटता था तो किस तरह से मुझे देर तक जो है मुझे गले लगाए रखती थी और बड़े लाड प्यार करती थी। आज मैं उस बेचैनी को समझ पाया हूं कि बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, चाहे कितने ही समझदार हो जाएं, माँ बाप के सामने बच्चे ही रहते हैं। तो इस तरह से ये अपने मन की जो उद्विग्नता है, चिंता है, उसको एक सार्वभौम बनाते हुए इस इंतजार को कौशल्या से जोड़ते हैं। राम की मां कौशल्या जो अभी अभी एक दिन पहले ही राम का अभिषेक होने वाला था और दूसरे दिन ही राम को वनवास मिला। 14 साल वनवास में रहे राम, तो कौशल्या ने कैसे इंतजार किया होगा, कैसे ममता को ढाढ़स बंधाया होगा। आज कौशल्या ही नहीं, जितनी भी माएं हैं उनका दुख दर्द ऐसा ही है। और एक जो गीत है उससे वो जोड़ते हैं, मेरे मोरे राम के भीजे मुकटवा, लक्ष्मण के पटकवा, मोरी सीता के भीजे से नरवा, तय राम घर लौटही। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे लक्ष्मण का दुपट्टा भीग रहा है, कमरबंदी जिसको कहते हैं, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा है, मेरे राम घर लौट आए। ये एक लालसा है। यहां लेखक जो है, यहां निबंधकार जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और राम पर केंद्रित कर देता है पाठक को। वो लिखते हैं कि मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम वन में निर्वासित हैं, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। देखिए, राम को वनवास मिला, राम ने सारे राजसी वस्त्र उतार दिए, मुकुट भी उतार दिया, लेकिन भारतीय जनता, भारतीय जनमानस में
जो दावेदार थे राजा पद के वो राम ही थे। तो राम के सब कुछ त्याग देने के बाद भी राजा तो केवल राम को ही माना गया। और राजा जब राम को माना गया तो मुकुट आज भी उनके सिर पे विराजमान है। उनके मुकुट के भीगने का डर है, वो मुकुट आज भी स्थायी है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला प्रारंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले होती है। देखिए, जब अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट भी प्रतिष्ठित हो गया, मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राज के वेश उतारा, राज के रथ से उतरे, राज के भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था, वह कैसे उतरता। वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद, जो प्रहरी की जरूरत का उपलक्षण है, न भीगने पाए। अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन लौट आए और सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए। पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टा, सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी और निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुसों, कंकरों, पत्थरों वैसी की ताजा चुभन लिए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। ये सोचते सोचते जो है लेखक अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते करते इस जो संवेदना है उसको एक शाश्वत संवेदना बना देते हैं और राजा राम पर ले जाते हैं, कौशल्या की संवेदनाओं पर ले जाते हैं, कौशल्या के इंतजार पे ले जाते हैं, सीता की त्याग भावना पे ले जाते हैं। यानी राम का वनवास तो एक हद तक समाप्त हो जाता है, लेकिन सीता का वनवास अयोध्या लौटने के बाद भी जारी रहता है। गर्भवती सीता जंगल में कैसे दिन बिताती है, किस तरह से जो है खींचती है, लेकिन बच्चों का मुंह देख करके चुप हो जाती है। सारा क्रोध जो है चला जाता है और अपने बच्चों के खातिर फिर वह अपने काम में मन लगा लेती है। तो इस तरह से ये जो राम का मुकुट भीगने की बात है, राम का अस्तित्व जो बनाने की बात है, वो सोचते हैं। ऐसे सोचते सोचते ही जो है सुबह के 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सेमुही कृष्णा जो मेहमान लड़की है बोली, दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते ही नहीं बना। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने छुआ भी नहीं। मुंह ढाँप कर सोने का बहाना शुरू किया। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया था वहीं लौट आया। अपने लड़के घर लौट आए। संगीत से भीग कर मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लक्ष्मण और सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती है। तने टिंकतों उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए जा रहे हैं। ये सब लिखने के बाद एक जो आम समस्या है जंगल की, जो हम आजकल हरियाली को काट रहे हैं, उस पर आ जाते हैं और लिखते हैं कि और इतनी पूरब से हल्की उदास आती है और शहर के इस शोर शराबे बेबान में चक्की के स्वर में साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीती हल्की सी हिरन पैदा कर जाती है। मेरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में सूखा मन का जरूर ऊपरी सतह पर सही भीगता नहीं है तो कुछ नम जरूर हो जाता है। आज न जाने कितनी ही असंख्य जो कौशल्याएं हैं उनके कंठों में बसी हुई ये अरूप ध्वनि में कौशल्या है। अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल
उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर कहीं राह है घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। इस तरह से जो है लेखक अपने निबंध का अंत करते हैं और पाठक को एक सुनहरी जो है जो संवेदना है उससे जोड़ते जाते हैं और पूरा बांधने की क्षमता इसमें है। इसलिए ललित निबंध है। ललित छोटे निबंध को कहते हैं, भावात्मक निबंध को कहते हैं, जो सरलता से जो है किसी एक संवेदना को छू करके निकल जाए। ये लेखक ने सही किया है। तो इस तरह से देखिए कि ये आपका जो है एक निबंध है जो मैंने आपको इसकी सार और समीक्षा बताई है। आप जुड़े रहिए। दूसरे निबंध की हम इसी तरह से चर्चा करेंगे। आपको इसी तरह से जुड़े रहना है और पढ़ते रहना है ऑनलाइन। धन्यवाद आपका। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।